इससे पहले कि आप ये पूरा वीडियो देखिए, पहले ये कुछ क्वेश्चंस देखिए। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो PYQ हैं, पिछले साल बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। पिछले कुछ सालों में ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं और इस सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे क्वेश्चंस आइसोमेरिज्म टॉपिक से हैं। आइसोमेरिज्म एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में तो इसका क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा जो आप सीनियर क्लास में जाएंगे 11th में 12 में भी, तो आइसोमेरिज्म से अच्छा खासा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो और एक पूरा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। 10th में हालांकि आइसोमेरिज्म कम ही पढ़ना है, लेकिन हम लोग इसको इतना कर लेंगे कि आपको दोबारा कभी, ये मेरा आपको आश्वासन है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं होगा। तो आइए हम लोग जो है इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आइसोमेरिज्म को पढ़ना। तो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करें सब उससे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले टॉपिक लिख लेते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म को हम लोग पढ़ें उससे पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये कार्बन 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 और कार्बन का चेन है, इसके साथ हम लोग हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है इस कार्बन के चेन के साथ में। ठीक, अब अपन को इसका अगर नाम लिखना हो तो क्या नाम होगा? तो ये तो हम लोग एक स्ट्रक्चर बना दिए हैं, चाहे तो इसका चेन भी हम लोग बना सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। नाम क्या हो जाएगा? तो हम लोगों ने नोमेनक्लेचर बेसिक तो पढ़ाई है। 4 कार्बन का ये स्ट्रेट चेन है, नाम इसका क्या हो जाएगा? तो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और सबके बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें हम लोग तो 1 2 3 4 कार्बन है ये टोटल, तो C4 है और H10 है, ब्यूटेन नाम है इसका। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ रहा है। अब एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा, हम लोग यहाँ पर भी 4 ही कार्बन बनाते हैं। एक कार्बन अब ब्रांच बना देते हैं और इस कार्बन से हम लोग 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। जिस कार्बन की जितनी वैलेंसी है उतना हाइड्रोजन हम लोग अटैच कर लेते हैं। इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी हम लोग 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इसको चेन के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इससे एक बार CH3 लगा हुआ है। अब अगर इसका नाम लिखना चाहे हम लोग तो अपने को पता है कि यहाँ 3 कार्बन का एक चेन है। इस चेन की कार्बन की जो काउंटिंग में कहीं से भी कर सकते तो राइट से करेंगे। तो ये पहला कार्बन हो गया अपना, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन। 3 कार्बन का चेन, दूसरे से मिथाइल अटैच है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? तो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का चेन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। फॉर्मूला देखा जाए तो टोटल 1 2 3 4 कार्बन है, तो C4 तो है ही, और H कितने हैं? तो 3 3 6 3 9 1 10, हाइड्रोजन भी 10 है। अब आप इन दोनों में एक चीज़ देखिए, दोनों का ही फॉर्मूला सेम। ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, दोनों का ही फॉर्मूला सेम है। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। ये अलग स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक ब्रांच भी आ गया, जिसके कारण इनका IUPAC नेम चेंज हो गया है। हालांकि फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी C4H10 है, इसका भी C4H10 है। तो इसको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। कि एग्जाम्पल इसका एक नॉर्मल नेम भी होता है इसका। अच्छा, इसके कारण इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टी इसकी चेंज हो जाएगी। जैसे ये ब्यूटेन है ना, तो इसका एक कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसको हम लोग N ब्यूटेन बोलते हैं, यानी नॉर्मल ब्यूटेन। और एक ब्रांच अटैच हो जाता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं आइसोब्यूटेन। ये इसका कॉमन नेम है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ये दोनों होता क्या है? तो ये दोनों ही LPG के कंपोनेंट है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है LPG, उसमें नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ही पाए जाते हैं। जनरली 60% जो है LPG में नॉर्मल ब्यूटेन और 40% जो है इसका कंपोजिशन आइसोब्यूटेन का होता है। दोनों ऑर्डरलेस गैस है। इसमें स्मेल के लिए एक अलग से केमिकल मिलाते हैं जिसका नाम है इथाइल मरकप्टेन, C2H5SH। ये इथाइल मरकप्टेन एक अलग से मिलाया जाता है स्मेल के लिए। तो खैर हम लोग टॉपिक पर रहते हैं। ये दोनों ही आइसोमर्स हुए क्योंकि फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अब 5 कार्बन का देखते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसके साथ हम लोग हाइड्रोजन अटैच कर लेते हैं।
हाइड्रोजन अटैच कर लेते हैं। चेन बनाया जाए तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है CH3 CH2 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 और CH3। 5 कार्बन का चेन है तो नाम क्या हो जाएगा, तो पेंट, और सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन इसका नाम है। चलिए 5 कार्बन का ही दूसरा, अच्छा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो C5 और H12 जैसा कि दिख रहा है। एक बार फिर से 5 कार्बन का ही चेन बनाते हैं। एक अब ब्रांच में कार्बन दे देते हैं, इसके साथ फिर से 3 हाइड्रोजन अटैच कर लिए हम लोग, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच कर लेते हैं, इसके साथ 1 होगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होगा। अगर हम लोग चेन बनाना चाहें इसका, ये तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, चेन कैसा हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का CH3 CH2 CH, और यहाँ पर भी CH3 और इसके साथ में CH3 अटैच है। काउंटिंग कितने कार्बन का हो जाएगा इसमें, तो 4 कार्बन का चेन है, इधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि ब्रांच नजदीक है, इतना नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 कार्बन का चेन है, दूसरे से मिथाइल अटैच है तो इसका नाम ये हो सकता है क्या, 2 मिथाइल, और 4 कार्बन का चेन है इसलिए ब्यूट एन। फॉर्मूला देखा जाए तो इसमें भी टोटल मिलाकर के 5 कार्बन है ही, 1 2 3 4 5, और 3 2 5 3 8 1 9 3 12, 12 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो C5H12 ये भी है। एक और देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग कार्बन का एक चेन बना दें इस तरह से, अब इसके साथ हाइड्रोजन 3 अटैच हो जाएगा, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। चेन बनाना चाहे तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, CH3, फिर उसके बाद इस कार्बन से भी ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, और यहाँ पर भी CH3। इसका क्या नाम हो जाएगा, तो फिर से ये 3 कार्बन का चेन है, पहला दूसरा तीसरा, दूसरे कार्बन के साथ 2 बार मिथाइल लगा हुआ है तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं 2,2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन का चेन है इसलिए प्रोप, उनके भी सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। फॉर्मूला यहाँ भी आप देखेंगे तो C5H12 भी होगा। तो कहने का मतलब देख रहे हैं, तीनों का केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, C5H12 भी है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो, चेंज हो जाती है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। ध्यान रहे, हम लोग कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, कॉमन नेम। IUPAC तो हम लोग लिख चुके हैं, इसका क्या नाम हो जाएगा कॉमन नेम, तो आइसोपेंटेन। एक जब ब्रांच आ जाता है तो उसके लिए हम लोग वर्ड आइसो यूज करते हैं, और 2 ब्रांच कंटिन्यू एक ही कार्बन से अटैच है तो उसके लिए नियो, तो नियोपेंटेन, नॉर्मल, आइसो, नियो, ये 3 नाम आपको याद रखना है। अब इन तीनों में देखिए सिमिलैरिटी क्या है, तो पता चल रहा है तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और तीनों का ही स्ट्रक्चर डिफरेंट है जिसके कारण की प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। यही कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना है आइसोमेरिज्म में। तो अब यहाँ से हम लोग आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन समझना चाहे तो डेफिनेशन बोल सकते हैं क्या हम लोग आइसोमेरिज्म का, कि 2 और मोर हाइड्रोकार्बन्स, फिर से एक बार समझिए, 2 और मोर हाइड्रोकार्बन्स which having similar chemical formula but differ in their structure due to which their properties differs are called isomers, and this phenomena is called isomerism। यानी 2 या 2 से अधिक हाइड्रोकार्बन, ध्यान रहे कम से कम 2 तो बनेगा ही आइसोमर, जिसका 2 ना बन पाए, जैसे हम लोगों ने गिनती ही शुरू की है 4 कार्बन से, इसलिए क्योंकि 3 कार्बन का एक भी आइसोमर नहीं बनता, स्टार्टिंग होता है ये 4 कार्बन से। तो 2 और मोर हाइड्रोकार्बन, 2 या 2 से अधिक हाइड्रोकार्बन जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, जिसके कारण उनकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। अब इस आइसोमर के कई सारे टाइप्स हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे बारी बारी से आइसोमेरिज्म के टाइप को। कौन कौन सा टाइप है लिख लेते हैं हम लोग, आइसोमेरिज्म। के टाइप को समझते हैं, आइसोमेरिज्म के टाइप को। तो इसका मेनली 2 टाइप होता है, कौन कौन सा, तो आइसोमेरिज्म में इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ध्यान से समझेंगे, एक टाइप होता है
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जबकि एक दूसरा टाइप इसका होता है, स्ट्रक्चरल के बाद एक दूसरा टाइप है, एक मिनट, और इसका एक दूसरा टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? तो देखिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो इसमें IUPAC नेम भी बदल जा रहा था, तो वैसे आइसोमर्स जिसका फॉर्मूला सेम हो लेकिन IUPAC नेम डिफरेंट हो तो सब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। लेकिन जिनका फॉर्मूला सेम हो और IUPAC नेम भी सेम रह जाए तो उसको हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कैटेगरी में रखते हैं। अब इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का भी फर्दर टाइप है, तो उन टाइप्स को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो के फर्दर टाइप को। तो कौन कौन सा टाइप है स्ट्रक्चरल का? तो स्ट्रक्चरल का पहला टाइप है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा है इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा इसका टाइप है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा इसका टाइप है मेटामेरिज्म, पांचवा इसका टाइप है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। एक और टाइप है इसका साइक्लिक आइसोमेरिज्म। साइक्लिक आइसोमेरिज्म, ये इसके स्ट्रक्चरल के 6 टाइप। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 तरह का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक दूसरा होता है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग ये सारा टाइप, स्ट्रक्चरल का सारा टाइप और स्टीरियो का सारा टाइप इस वीडियो लेक्चर में ही कवर करेंगे। अच्छा, आप सोच रहे हो कि इतना पढ़ना है क्या? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चेन, पोजीशन, फंक्शनल और ये ज्योमेट्रिकल, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इतना आइसोमेरिज्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्लास 11th के या 12 के बच्चे देख रहे हैं वो समझे कि उनके लिए सारा इंपॉर्टेंट है, तो उनको सारा पढ़ना है। ठीक है, बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में डिफरेंस क्या है। आगे हम लोग इसको गौर करेंगे कि स्ट्रक्चरल जो होगा उसमें फॉर्मूला सेम रहा करेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होगा उसके लिए क्या होगा, आप गौर करेंगे कि इसमें फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, लेकिन IUPAC नेम जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जबकि स्टीरियो में क्या रहेगा, तो यहाँ पर बोथ सेम, फॉर्मूला भी सेम और IUPAC नेम भी जो है वो सेम ही होगा। तो अब इसमें से पहला टाइप हम लोग देखते हैं कौन सा, तो चेन आइसोमेरिज्म का, चेन आइसोमेरिज्म। जैसा कि नाम ही है चेन आइसोमेरिज्म, मतलब चेन का अंतर होना चाहिए। ये एग्जांपल हम लोग जो पहले देखे थे कि 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, सबके साथ हम लोग हाइड्रोजन भी अटैच कर लेते हैं। जैसे इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होगा, इसके साथ 2, इसके साथ भी 2, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। अगर इसका हम लोग नाम लिखना चाहें तो क्या नाम बोल सकते हैं, तो ब्यूटेन है ये, ब्यूटेन। लेकिन इसी को अगर हम लोग इस तरह से लिख दें CH3CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, अब इसका क्या नाम हो जाएगा, तो अब इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, और ये प्रोपेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर का अंतर है और नंबर ऑफ कार्बन। स्ट्रक्चर का अंतर भी क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन दोनों में जो है पैरेंट चेन में अलग अलग है। यहाँ 4 कार्बन का चेन है, जबकि यहाँ पर पैरेंट चेन में 3 ही कार्बन का चेन है। इस तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने लिखा CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन का चेन है, नाम क्या, तो पेंटेन। इसी तरह से अगर हम लोगों ने ऐसे लिख दिया CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पर CH3 लगा दिए हम लोग, अब क्या नाम हो जाएगा, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन
जैसा हम लोग पहले भी इसका एग्जाम्पल देखे थे। और अगर ऐसे लिख देते हैं हम लोग CH3 इसके साथ भी CH3 ऊपर भी CH3, अब क्या नाम हो जाएगा, तो 2,2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन। तो आप गौर करिए कि यहाँ 5 कार्बन का चेन है, यहाँ 4 कार्बन का, जबकि यहाँ 3 ही कार्बन का चेन है। ऑल दो तीनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, और सेम क्या है, तो वो फॉर्मूला C5H12 है। तो कहने का मतलब, अच्छा नाम भी कॉमन नेम आपको पता है इसका, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अभी इसका नाम हम लोग पढ़े नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो कहने का मतलब कि कम से कम 2, जैसे यहाँ 2 बना है, 2 से अधिक भी बन सकता है, कि 2 और मोर हाइड्रोकार्बन्स विच हैविंग सिमिलर केमिकल फॉर्मूला बट differ in the number of carbon atom present in the parent chain due to which properties differs are called chain isomers and this phenomena is called chain isomerism। फिर से समझिए, चेन आइसोमेरिज्म में क्या चीज का अंतर होगा, तो चेन का। आप चाहें तो इस डेफिनेशन का आप नोट भी लिख सकते हैं, नोट्स में अपना चेन आइसोमेरिज्म बना सकते हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार डेफिनेशन, कि 2 और मोर हाइड्रोकार्बन्स विच हैविंग सिमिलर केमिकल फॉर्मूला बट differ in the number of carbon atoms present in their parent chain due to which their properties differs are called chain isomers and this phenomena is called chain isomerism। तो क्लियर है, चेन आइसोमेरिज्म में चेन का अंतर हुआ। इसी तरह से दूसरा जो हमारा आइसोमेरिज्म का टाइप है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब ये पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो जैसे चेन का अंतर था चेन आइसोमेरिज्म में, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन ऑफ अटैचमेंट का अंतर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक चेन बनाते हैं CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3 अटैच कर दें, हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सॉरी 5 कार्बन एटम का पेरेंट चेन है। इस 5 कार्बन एटम में काउंटिंग इस तरफ से करेंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी सेकेंड कार्बन से ये मिथाइल अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, और 5 कार्बन का चेन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 मिथाइल पेंटेन। चलिए एक और हम लोग बनाते हैं चेन CH3, एक मिनट, CH3 CH2 CH CH2 CH3, अब इस बार यहाँ से CH3 अटैच कर देते हैं। अभी भी नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में 5 ही है, अभी भी पोजीशन ऑफ अटैचमेंट बदल गया, लेकिन पहले दूसरे पोजीशन से ब्रांच अटैच था, अब तीसरे से। तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा, तो ये नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन दोनों में सेम है, बस पोजीशन ऑफ अटैचमेंट का अंतर है। अच्छा, पोजीशन ऑफ अटैचमेंट चाहे ब्रांच अटैच हो या फंक्शनल ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप का भी एक एग्जांपल देख लें, जैसे CH3 CH2 इसके साथ OH लगा देते हैं। आप लोगों को पता है ये अल्कोहल है, 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेनॉल। लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिख दें CH3 CH और यहाँ पर CH3 और इसके साथ OH लगा दें तो इसका क्या नाम हो जाएगा, तो प्रोपेन 2ऑल। तो दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है आपको, या पहली बात तो सिमिलरिटी क्या लग रही है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों ही बार देखा जाए, जैसे इन दोनों में चाहे यहाँ पर देखा जाए, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में जो है सेम है। यहाँ भी 3 कार्बन का चेन तो यहाँ भी 3 कार्बन का चेन, यहाँ भी 5 कार्बन का चेन तो यहाँ भी 5 कार्बन का चेन। लेकिन डिफर क्या है, तो पोजीशन ऑफ अटैचमेंट का, चाहे वो ब्रांच अटैच करे या फंक्शनल ग्रुप अटैच करे, जिसके कारण इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं कि 2 और मोर हाइड्रोकार्बन्स विच हैविंग सिमिलर केमिकल फॉर्मूला एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन देयर पेरेंट चेन बट डिफर इन देयर पोजीशन ऑफ अटैचमेंट आइदर ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप ड्यू टू विच देयर प्रॉपर्टीज डिफर्स आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अपने को चेन क्लियर है, पोजीशन क्लियर है। अब तीसरा नाम है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जैसा कि हम लोगों ने पहला 2 एग्जाम्पल देखा है, चेन आइसोमेरिज्म में चेन का अंतर,
पोजीशन आइसोमरिज्म में पोजीशन ऑफ अटैचमेंट का अंतर, तो फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या डिफरेंस होना चाहिए, तो हाँ सही बात है, फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप किस तरह से डिफर कर लेगा सो देखते हैं एक बार हम लोग। जैसे एग्जांपल में हम लोग लिखें CH3 CH2OH, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, तो OH है यानी अल्कोहल है। नाम क्या हो जाएगा इसका, तो 2 कार्बन का चेन है इसलिए इथेनॉल, इथेनॉल है ये। अच्छा एक इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बदल दे, CH3OCH3। अब एक बार देखिए, जैसे इसका तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था R के साथ OH, तो ये अल्कोहल है। इसका स्ट्रक्चर याद करिए किस तरह का है, ROR या R डैश, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन अलग भी हो सकता है। तो ये ईथर है, जैसे ये अल्कोहल था तो ये ईथर हुआ, ये ईथर का स्ट्रक्चर है। तो ईथर के स्ट्रक्चर में नाम हम लोग एल्कोक्सी एल्केन इस फॉर्मेट में लिखते थे, आपको याद होगा। एल्कोक्सी की जगह इसका नाम क्या हो जाएगा, तो मिथॉक्सी मीथेन, कॉमनली नोन है, जिसका एक कॉमन नेम भी है डाइमिथाइल ईथर, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच इसलिए डाइमिथाइल ईथर। अब आप गौर करिए दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों ही तरफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों ही तरफ अगर देखा जाए, दोनों का फॉर्मूला कैसे सेम है, तो इसमें भी 2 कार्बन अटैच है, 3 2 5 6 हाइड्रोजन अटैच है और 1 ऑक्सीजन है। नीचे वाले में भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम लोग लिखते हैं CH3 CH2 CHO, आप बता सकते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हाँ तो ये CHO देख के लग रहा होगा आपको कि ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप। नाम क्या हो जाएगा, तो 3 कार्बन का चेन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड एन और अल प्रोपेनल। एक और एग्जांपल हम लोग देख लें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। अच्छा इसका कॉमन नेम होता है प्रोपियोनल डिहाइड, जैसे मिथेनल, पहला है मिथेनल का नाम है फॉर्मल्डिहाइड, इथेनल का नाम है एस्टल्डिहाइड, तो प्रोपेनल का नाम होता है प्रोपियोनल डिहाइड, ठीक। अब ये देखिए 3 कार्बन का चेन है, स्ट्रक्चर देखिए कार्बन R C डबल बॉन्ड O R, यानी ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो नाम क्या हो जाएगा, तो 3 कार्बन का नाम चेन है तो प्रोप एन और कीटोन के लिए ओन लगाते हैं प्रोपेनोन। कॉमनली नोन है जिसका नाम हम लोगों ने पढ़ा था एसीटोन। अच्छा जिसका नाम हम लोग कॉमन नेम जान रहे हैं ना, उसका नाम आप जरूर याद रखिएगा जब हम बता रहे हैं किसी का कॉमन नेम, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट ही है, कॉमन नेम भी इसका एग्जाम में पूछा ही जाता है। कभी कभी क्या होता है कि IUPAC नाम नहीं लिख करके कॉमन नेम दिया रहे कंफ्यूज करने के लिए, तो अपने को कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। इन दोनों का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, तो C3 है और H6 है और O है, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। इसी तरह से अगर हम लोग एक और देखें सेट, आप गौर कर रहे हैं कि अल्कोहल और ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मूला सेम है। अब थोड़ा सा और हम लोग बात कर देते हैं एक बार, ये देखिए स्ट्रक्चर CH3 CH2 COOH, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो देख के पता चल गया होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेम क्या हो जाएगा इसका, तो 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन ओइक एसिड, ठीक। अब एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया जाए, इसका मॉलिक्यूलर का अरेंजमेंट अलग कर लेते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये स्ट्रक्चर देखिए तो आपको देख के लग रहा होगा कि ये ईस्टर का स्ट्रक्चर है, ईस्टर। नाम कैसे लिखते हैं, तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल, सॉरी इसका नाम क्या हो जाएगा, तो एल्काइल एल्केनोएट इस फॉर्मेट में, तो इसका नाम हो जाएगा अपना मिथाइल और 2 कार्बन का चेन तो इथेन ओएट, मिथाइल इथेनोएट। दोनों ही फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर गौर किया जाए, 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, C3H6O2, इसका भी C3H6O2। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अच्छा इनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जा रहा है लेकिन फॉर्मूला तो सेम रह रहा है। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे मेटा में फंक्शनल आइसोमेरिज्म को, कि 2 or more hydrocarbons which having similar chemical formula but differ in their molecular arrangement due to which their functional group differs and as a result their properties also differs completely।
इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो अपना चेन क्लियर है, पोजीशन क्लियर है, फंक्शनल क्लियर है। चेन आइसोमेरिज्म में चेन का अंतर, पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन ऑफ अटैचमेंट का अंतर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है। तो चेन, पोजीशन, फंक्शनल के बाद अगला हमारा आइसोमेरिज्म है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म ये क्या होता है मेटामेरिज्म? सो देखिए, एक फंक्शनल ग्रुप लेते हैं हम लोग एग्जांपल CH3 CH2O CH2 CH3, ईथर है ये ROR, नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। फंक्शनल ग्रुप तो हम लोग जान रहे हैं ईथर है। कैसे है ईथर? क्योंकि ये कार्बन का एक चेन है R, फिर O, फिर ये R, तो ईथर है। R डैश भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ कार्बन सेम या अलग अलग भी होगा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं CH3 CH2 CH2 O CH3। अब देखा जाए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो अभी भी तो वही लग रहा है। ये भी कार्बन का चेन है R, फिर यहाँ O है, और यहाँ R नहीं, R डैश से नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है, लेकिन है तो ईथर ही। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो मिथॉक्सी। छोटे कार्बन का चेन एल्कोक्सी ग्रुप कहलाता है और लंबे कार्बन का चेन एल्केन हो गया, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। अब इन दोनों में ये देखिए, ना तो फंक्शनल ग्रुप बदला है, ना फॉर्मूला बदला है, बस क्या हुआ है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो गया है। एक तरफ दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन, एक में दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है उसका अरेंजमेंट सिमेट्रिकल है, एक समान है, जबकि दूसरे में एसिमेट्रिकल है। यही एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग एक और फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। इस वाले को अगर देखा जाए तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो R C डबल बॉन्ड O R, इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका R C डबल बॉन्ड O R। नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये कीटोन है। नाम क्या हो जाएगा? तो 5 कार्बन का चेन है, तो पेंट N3 ओन या 3 पेंटेनोन भी नाम बोल सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर देखिए CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, फिर से 5 कार्बन का चेन है, लेकिन अब जो है ये C डबल बॉन्ड O, अच्छा इसको हम लोग कार्बोनाइल कार्बन बोलते हैं, ठीक। तो ये कार्बोनाइल कार्बन का पोजीशन अलग हो गया। पहले क्या था कि कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम थे, अब दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो गए हैं। तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा? तो फिर से है तो 5 ही कार्बन, तो पेंट N, अब 2 ओन हो जाएगा। तो ये कहलाता है मेटामर्स। यानी मेटामर का डेफिनेशन ये हो जाता है कि 2 और मोर हाइड्रोकार्बन्स which having similar chemical formula and functional group but differ in their molecular arrangement either symmetrical और asymmetrical, मतलब दोनों तरफ या तो बराबर या तो अलग अलग, due to which their properties differs are called metamers। ये ध्यान रखना हम लोगों को कि मेटामर जो है ये ईथर में और कीटोन में, ये दोनों में फॉर्म होता है। ईथर में और कीटोन में ही मेटामर्स बनते हैं, और किसी फंक्शनल ग्रुप जो आप पढ़े हैं उसमें और किसी में नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म क्लियर हो गया। अब टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म ये क्या होता है? इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम लोग टॉटोमेरिज्म को। जैसे कार्बन है, इसके साथ अपना हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ भी कार्बन है, हाइड्रोजन अटैच है, फिर कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हम लोग अटैच कर लेते हैं, कार्बन, इसके साथ भी हाइड्रोजन अपना अटैच है। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कार्बोनाइल कार्बन, ये कार्बोनाइल कार्बन कहलाता है। अब इस कार्बोनाइल कार्बन के ठीक बाद वाला जो पोजीशन है, जैसे ये वाला पोजीशन, तो यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ठीक बात तो ये भी है, तो ये भी अल्फा कार्बन है। इसके बाद बीटा, इसके बाद ये भी तो बीटा हो गया, फिर गामा, डेल्टा, ऐसे होता है, लेकिन अपने को बस अल्फा पोजीशन से मतलब है। तो ये जो कार्बन है, जो कार्बोनाइल कार्बन के ठीक बाद वाला पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है अभी ये कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं,
जबकि इनके पास एक ऑक्सीजन एटम भी है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो होता क्या है कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन एटम अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसके कारण क्या होगा कि इस अल्फा हाइड्रोजन का लोकेशन चेंज हो जाता है। अच्छा, ये काम अल्फा हाइड्रोजन के साथ ही इसलिए हो रहा है क्योंकि बीटा वाला तो थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। अब जैसे अल्फा कार्बन तो दोनों तरफ है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी दोनों तरफ है, तो यहाँ एक पहले ऑक्सीजन लिख लेते हैं, ऑक्सीजन एटम, फिर यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन दे देते हैं, यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन एटम दे देते हैं। अब आप गौर करिए क्या हो रहा है। सो यहाँ का जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, एक सेकेंड, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसका लोकेशन चेंज होकर के यहाँ हो गया, तो जिसके कारण ये सिंगल बॉन्ड जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, जबकि ये O के साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो गया तो OH बन गया। अब आप गौर करिए कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। पहले तो ये कीटोन ग्रुप था, कैसे, कुछ इस तरह का था, RC डबल बॉन्ड OR, जबकि अब ये क्या बन गया है, तो R के साथ C OH और तब यहाँ डबल बॉन्ड और तब फिर यहाँ R हुआ है, यानी ये एल्कीन भी हो गया है और अल्कोहल भी हो गया है, तो इन भी है और ऑल भी है, यानी कि इनॉल बन गया है। ये एक तरह का अल्कोहल फैमिली मेंबर ही है, जबकि पहले ये क्या था, तो कीटोन था। और ये हुआ क्यों है, तो डीलोकेलाइजेशन हुआ है, मतलब लोकेशन चेंज हुआ है अल्फा हाइड्रोजन का टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन एटम, जिसके कारण इसका लोकेशन चेंज हो गया और फंक्शनल ग्रुप भी बदल गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टॉटोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। फिर से समझ लीजिए हो क्या रहा, आप एक बार फिगर देखिए और समझिए। ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन एटम, कीटोन कन्वर्ट्स इनटू इनॉल, इनॉल मतलब a type of alcohol, this is called tautomers and this phenomena is called tautomerism। क्लियर हुआ बात, इसमें डीलोकेलाइजेशन हो रहा है अल्फा हाइड्रोजन का। तो चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म खत्म। अब आ जाते हैं साइक्लिक आइसोमेरिज्म पर। साइक्लिक आइसोमेरिज्म, साइक्लिक में क्या, तो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या हो जाएगा, तो 3 कार्बन का चेन है, प्रोप इन नाम होगा। लेकिन अगर इसको हम लोग साइकिल के फॉर्म में लिख दे तो इसमें भी तो 3 ही कार्बन है, कहाँ कहाँ कार्बन है, तो एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच होगा। नाम क्या हो जाएगा, तो साइक्लिक कंपाउंड जो होता है उसके लिए नाम के आगे प्रीफिक्स लगाते हैं साइक्लो, साइक्लो, और 3 कार्बन का चेन है तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है उनके बीच, तो एल्केन, तो साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, फॉर्मूले पर गौर किया जाए तो यहाँ पर भी 3 कार्बन है और हाइड्रोजन 6 है, इसमें भी देखिए 2 2 4 6 हाइड्रोजन और 3 कार्बन, तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 4 कार्बन का चेन है, नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट इन। अब ये भी तो 4 ही कार्बन का चेन है, इसमें भी तो 4 कार्बन्स हैं, कौन कौन से, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 वैलेंसी तो पहले से पूरा है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ठीक, फार्मूला इसका भी आप गौर करें तो C4H8 ही हो रहा है, ऊपर वाले का भी यही फार्मूला, इसका भी यही फार्मूला, लेकिन नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। तो कहने का मतलब चाहे एक ओपन चेन हो जिसको एलिफेटिक चेन बोलते हैं, चाहे एक साइक्लिक चेन हो, अगर दोनों का फॉर्मूला सेम है तो, और जिसके कारण हम लोग एक साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकते हैं, तो इस तरह के आइसोमर को हम लोग साइक्लिक आइसोमर्स बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जितना भी था वो क्लियर हो चुका है। अब आपने गौर किया होगा सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कि सारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉर्मूला सेम है लेकिन IUPAC नेम डिफर, तो नाम हर बार डिफर हो रहा है। अब आ जाते हैं स्टीरियो में। तो स्टीरियो में क्या हम लोगों ने देखा है कि इसमें फॉर्मूला तो सेम है, IUPAC नेम भी सेम है, बोथ सेम है, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, जो अलग अलग आइसोमर बनेंगे उनका IUPAC नेम भी सेम रहेगा। तो थोड़ा देखा जाए इसका, एक सेकेंड, अरे क्या हो गया भाई, 5वां खत्म करो।
लास्ट 10th है तो 11th का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कार्बन, इस कार्बन के साथ यहाँ एक हाइड्रोजन, एग्जांपल लेते हैं। एक बार CH3 अटैच कर देते हैं, यहाँ पर Cl अटैच करते हैं, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी Cl है। अगर तो इजीली हम लोग बोल सकते हैं ये 4 कार्बन का चेन है। थोड़ा सा बैंड है, उससे फर्क नहीं पड़ने का चेन है। अगर इसका नाम लिखा जाए तो दूसरे और तीसरे के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, तो 2,3 डाइक्लोरो, फिर 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूट, और दूसरे के साथ डबल बॉन्ड है तो 2 इन हो जाएगा नाम। एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, CH3C Cl डबल बॉन्ड C, अब इधर Cl करते हैं, यहाँ पर CH3। अब बताइए कितने कार्बन का चेन है, तो ठीक से देखिएगा अगर आप, तो अभी भी आपको 4 ही कार्बन का चेन दिखेगा। अब ये है हमारा चेन, अभी भी दूसरे और तीसरे से ही क्लोरीन अटैच है, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा, चौथा, तो अभी भी नाम तो सेम ही रहेगा, 2,3 डाइक्लोरो ब्यूट 2 इन। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है दोनों का डिफरेंट है। कैसे स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए। मान लीजिए कार्बन का एटम है, इससे हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है इसलिए छोटा एटम बना दिए। फिर यहाँ कार्बन है, फिर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ कार्बन है, फिर इससे एक कार्बन है, फिर इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है, और फिर यहाँ क्लोरीन एटम है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका। इस वाले मॉलिक्यूल को देखें तो ये कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड कार्बन एटम, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक क्लोरीन एटम है जो थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा है, फिर यहाँ अब यहाँ क्लोरीन एटम है, और यहाँ पर फिर से कार्बन है, फिर इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। अब देख के लग रहा होगा आपको कि दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो दोनों में हो क्या रहा है कि फॉर्मूला सेम है, IUPAC नेम भी सेम है, लेकिन ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफरेंट है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसी तरह का। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं CH3C, यहाँ H डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H अलग से नहीं है, 4 कार्बन का ही अपना चेन है। नाम क्या हो जाएगा, तो नाम इसका हो जाएगा ब्यूट 2 इन। एक और स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं, CH3C, यहाँ पर H डबल बॉन्ड C, अब इधर H और यहाँ पर CH3। अभी भी ये 4 ही कार्बन का चेन है, ये चेन हो गया अपना। अभी भी इसमें 1 2 3 4 कार्बन ही चेन है, अभी भी इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ब्यूट 2 इन। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन जो है सेम है, स्ट्रक्चर भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है, IUPAC नेम भी सेम है। तो फिर डिफर है कैसे, तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का अंतर है, तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफर है। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हम लोग को ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसके लिए एक प्रीफिक्स यूज करते हैं कि अगर आइडेंटिकल साइड में अरेंजमेंट है, एक जैसा अरेंजमेंट है, तो इसके लिए एक प्रीफिक्स हम लोग लगा देते हैं, और प्रीफिक्स का नाम पर ध्यान देंगे हम लोग, वो प्रीफिक्स होता है सिस, ठीक। और नॉन आइडेंटिकल अरेंजमेंट हो जाता है तो उसके लिए प्रीफिक्स लगा देते हैं ट्रांस, सिस और ट्रांस। यही चीज यहां पर भी करेंगे। आइडेंटिकल साइड अरेंजमेंट है तो इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, तो सिस ब्यूट 2 इन, और यहाँ पर नॉन आइडेंटिकल अरेंजमेंट हो गया तो क्या लगा देंगे, तो ट्रांस ब्यूट 2 इन। तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को। जैसा कि अभी आपको बताया था कि ज्योमेट्रिकल में फॉर्मूला भी सेम और IUPAC नेम भी सेम होता है, ये तो अलग से प्रीफिक्स हम लोग ऐड किए हैं। तो फिर से एक बार समझिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन कि 2 हाइड्रोकार्बन्स, 2 और मोर नहीं होगा, जब भी होगा तो 2 ही, क्योंकि एक सिस है और एक ट्रांस है। तो 2 हाइड्रोकार्बन्स which having similar chemical formula and IUPAC name but differ in their geometrical arrangement due to which their structure differs are called geometrical isomers and this phenomena is called geometrical isomerism। अब इसमें हम लोग ऐड क्या कर देंगे कि
a word cis या a prefix cis used for identical arrangement and trans for non-identical arrangement. Understood? तो ये था हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप। स्टीरियो तो हम लोगों ने लिखा, इसका टाइप था ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल स्टीरियो टाइप, जो कि लास्ट है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, ऑप्टिक्स किसको बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ लाइट को। तो लाइट से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी होगा आइसोमेरिज्म का। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, हम लोग को पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अब इस 4 वैलेंसी से कार्बन के 4 अलग अलग ग्रुप को अटैच कर देते हैं। जैसे एक जगह अटैच कर देते हैं COOH, एक जगह NH2, एक जगह H और एक जगह हम लोग अटैच कर देते हैं CH3। ठीक, तो ऐसा कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप अटैच होता है ना, उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन, जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। अब मान लीजिए इसका ये एक एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड है, क्यों नाम है इसका एमिनो एसिड? तो NH2 एक एमाइन फंक्शनल ग्रुप है, COOH एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड 20 तरह का होता है टोटल, एसेंशियल नॉन एसेंशियल मिला करके। ये हर बार ये यहाँ जो लिखे हैं ना, इसको हम लोग R भी बोल सकते हैं। तो हर बार ये चेंज करते जाएंगे, एमिनो एसिड का नाम बदलते चला जाएगा। अब अगर इसका अपन एक मिरर इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं तो क्या होगा? तो जैसे सपोज करिए हमारा ये हाथ है, इसका एक दूसरा इमेज बनाएंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये कार्बन। अब क्या होगा? तो लेफ्ट साइड लेटरल इन्वर्सन, लेफ्ट साइड राइट, यानी H इधर CH3, COOH तो है ही, यहाँ पर NH2 तो है ही, ये भी तो है एमिनो एसिड ही, लेकिन इसका जो मिरर इमेज बना है वो चेंज हो गया है। आप जैसा गौर कर रहे होंगे कि लेफ्ट साइड राइट वाला हो गया, राइट साइड लेफ्ट वाला मॉलिक्यूल हो गया, तो जिसके कारण की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी के चेंज होने से क्या करते हैं कि लाइट के डायरेक्शन को रोटेट कर देते हैं। जैसे एमिनो एसिड एक ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड होता है, तो सपोज एक कंटेनर में हम लोग रखते हैं एमिनो एसिड, और यहाँ से अगर हम लोग लाइट पास करते हैं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण थोड़ा सा लाइट तो बेंड होगा, रेयर से डेंसर में आएगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल तो थोड़ा बेंड हो जाएगा। लेकिन फिर दूसरे कंटेनर में भी अगर एमिनो एसिड ही रखा हुआ है तो ये लाइट को उसी डायरेक्शन में रोटेट कर दूसरे डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। अब आप सोचिए कि सेम चीज रखा हुआ तो लाइट के डायरेक्शन को कैसे अलग डायरेक्शन में रोटेट किया? तो इसके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कारण। ठीक, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट को डिस्टर्ब किया तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये इस तरह से हमारा आइसोमेरिज्म का सारा टॉपिक, आइसोमेरिज्म के सारे टाइप को डिटेल में हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।